नमस्कार मित्रों, इस पूरे लेक्चर को देखिए, अध्ययन करिए और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो हमारे यहाँ फुल कोर्स आप ले सकते हैं। पूरा फुल बेहतरीन बैच अलग अलग परीक्षाओं के लिए अवेलेबल है। जैसे आपका बीपीएससी हो गया, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस हो गया, बिहार स्टेट हो गया, सीयूटी पीजी हो गया। इन सारी परीक्षाओं के लिए जो है हमारे यहाँ फुल बैच एप्लीकेशन शिक्षा प्लेनेट पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है और आप आगे भी अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे फुल कोर्स से जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका शिक्षा प्लानेट में। तो प्यारे साथी, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। और आज आपके लिए फर्स्ट क्लास लेकर के आया हूं। तो आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट हम चीज़ों को लेकर चलने वाली हैं। तो हम आपका जो क्लासेज है उसको फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट ना करके थर्ड यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक कारण है। कारण ये है कि हम चीज़ों को बिल्कुल शुरू से लेकर के चलने वाले हैं। अब देखिए, फर्स्ट यूनिट अगर अपन स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपका राग दिया हुआ है। तो रागों पर हम धीरे धीरे आएंगे जब तक आपका बेस मजबूत हो जाए और जो आपका जो नींव कहते हैं वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद हम रागों को, तालों को, बाकी सभी चीज़ों को देखने वाले हैं। फर्स्ट आपका जो टॉपिक है नाद, नाद से स्टार्ट करेंगे। तो नाद आपका बिल्कुल बेसिक है, यानी कि आपको पता है हर चीज में आपको ध्वनि दिखाई देगी। ध्वनि को ही नाद बोला जाता है। इस चराचर जगत में आपका नाद ब्रह्म है। तो इसी से आपका पूरा का पूरा संगीत बना है। किस प्रकार से चीजें आपकी जीरो से स्टार्ट हुई हैं, बिल्कुल हम इसको लेकर के चलने वाले हैं। और देखिए, हमारा आपको पहले एक चीज बता दूं, हम आपको किस प्रकार से लेकर के चलेंगे। तो देखिए, फर्स्ट आप यहाँ पर देखिएगा, आपको कंप्लीट पीपीटी के फॉर्म में चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी और आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा। जो मैं आपको यहाँ पर पीपीटी के साथ साथ जो भी चीजें एक्सप्लेन करूंगा वो भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा और उसी का पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आपको अलग से नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे तो आपका एक बुक जैसा बन जाएगा और आप उसको कभी भी यूज कर सकते हैं। और चीजें आपको बिल्कुल बेसिक पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन आपका एक है लेकिन उसमें 4 जगह से क्वेश्चन आपका बना है, तो आपको चारों चीजों के बारे में पता होगा ना, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये भी कुछ चीजें हैं छोटी छोटी, इन पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान देते हुए हम चलेंगे। सारी की सारी चीजों को अच्छे से लेकर के चलेंगे। आज का हमारा फर्स्ट रहने वाला है। सभी प्यारे साथी अच्छे से तैयारी करना। तो आज हम आपका चलेंगे फर्स्ट टॉपिक से, आपको लेकर के चलेंगे नाद। ठीक है, नाद बिल्कुल हम बेसिक से समझेंगे। देखिए, नाद के बारे में थोड़ा सा जाने, थोड़ा सा समझें। तो जो नाद है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो नाद है वही आपका ध्वनि है। जो भी हम सुनते हैं हमारे कानों द्वारा जो भी सुना जाता है वो आपका ध्वनि है। अब ध्वनि भी 2 प्रकार की होती है। एक ध्वनि तो आपका सुनने में अच्छी लगती है, एक ध्वनि आपकी सुनने में अच्छी नहीं लगती है। जैसे आपका शोरगुल कहते हैं, जो सुनने में अच्छी लगती है उसको म्यूजिकल साउंड कहते हैं। तो बस इसी प्रकार से आपका जो नाद है वो भी आपका यहाँ पर आपको देखने के मिलेगा। हर एक जो ध्वनि है उसी को आपका नाद बोला जाता है। ठीक है, तो इसी नाद के बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाद की परिभाषा। पहले देखेंगे आपका नाद की परिभाषा। अब देखिए, नाद की परिभाषा भी आपको अलग अलग तरीके से देखने के लिए मिलेगी। फर्स्ट हम देखेंगे नाद। जो आपको नाद दिखाई दे रहा है, जो नाद का अर्थ क्या होता है, जो नाद शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो नाद का अर्थ ही होता है आपका ध्वनि। ठीक है, या आवाज। तो यहां से आप चीजों को समझना, जो नाद है इसका अर्थ ध्वनि या फिर आपका आवाज होता है। क्लियर। अब देखिए, जो नाद है, नाद आप इसको लिखेंगे तो 2 शब्द आपको यहाँ पर 2 वर्ड दिखाई दे रहे हैं, ना और दा। यानी कि नाद आपका ना से और द से मिलकर के बना होता है। न का मतलब होता है नकार, और जो दा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दा का मतलब होता है दकार। तो नकार और दकार ये बोला है सारंगदेव जी ने कि इन 2 शब्दों से मिलकर के नाद बना है, नकार और दकार। अब जो नकार है इसका अर्थ क्या होता है, सभी प्यारे साथी यहाँ पर कमेंट करके बताना। ठीक है, नकार का मतलब होता है आपका प्राण वायु। ठीक है, क्या होता है आपका वायु होता है। और जो दकार है इसका मतलब होता है अग्नि। तो यहाँ से
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि नकार का अर्थ क्या होता है। तो नकार होता है अग्नि, सॉरी आपका जो नकार होता है वायु और दकार का अर्थ होता है अग्नि। तो इस प्रकार से सारंगदेव जी के अनुसार इसकी परिभाषा निकल के आती है। क्लियर? तो यहाँ से जो नाद है उसका जो अर्थ निकल के आता है ध्वनि और आवाज। ठीक है, नाद को ही आपका ध्वनि कहते हैं, नाद को ही आवाज कहते हैं। नाद दो शब्दों से मिलकर के बना है, नकार और दकार से। तो नकार का मतलब होता है वायु, दकार का मतलब होता है अग्नि। ठीक है, अब देखिए इसमें हम इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट अगर परिभाषा लेके चलें, अगर देखें तो जो आपका नाद है इसकी परिभाषा यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या निकल के आती है वो आप यहां पर समझिए। देखिए, स्थिर तथा नियमित आंदोलन वाली ध्वनि, नियमित आंदोलन वाली ध्वनि नाद कहलाती है। तो स्थिर और नियमित आंदोलन वाली ध्वनि को नाद कहते हैं, यानी कि आपका स्थिर हो, जो आंदोलन आपका स्थिर हो, नियमित हो, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको आपका नाद बोलेंगे। नाद आपको पता है संगीत के लिए उपयोगी होता है, संगीत में इसका यूज होता है। आगे हम इस पर बात करेंगे। नाद भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से नाद की परिभाषा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। सभी प्यारे साथी यहाँ तक बताइएगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं? देखिए अब थोड़ा सा इसमें हम देखें आपका पीपीटी के फॉर्म में, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्थिर तथा नियमित आंदोलन द्वारा उत्पन्न हुई संगीत उपयोगी ध्वनि। आप यहां पर देखना, स्थिर तथा नियमित आंदोलन द्वारा उत्पन्न हुई संगीत उपयोगी ध्वनि नाद कहलाती है। ठीक है, संगीत में ध्वनि को ही नाद बोला जाता है। तो संगीत में जो ध्वनि होता है, जो आवाज होता है, उसी को नाद कहते हैं। नाद ब्रह्मा की प्रत्येक चराचर वस्तु में व्याप्त होता है, यानी कि नाद नाद ब्रह्म इसको बोला जाता है। अब एक चीज आप समझना, ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की है। ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है, विष्णु जी इसका पालन करते हैं, यानी कि इसको जो पूरा का पूरा खाने पीने का जो देखते हैं वो ब्रह्मा जी देखते हैं, सॉरी विष्णु जी देखते हैं। तो यहाँ पर इस संसार की जो भी वस्तु है वह नाद ब्रह्म है, यानी कि ब्रह्मा की प्रत्येक चराचर वस्तु में आपका नाद व्याप्त होता है। अब नाद से यहाँ पर ब्रह्मा जी ने क्या बोला है? नाद से ब्रह्मा जी ने बोला है आत्मा। ठीक है, तो जो आत्मा होती है, यह प्रत्येक जो जीवित वस्तु है उसमें आत्मा होती है, और आत्मा से परमात्मा का मेल होता है। तो ये ब्रह्मा जी ने बोला है कि जो नाद होता है यह प्रत्येक चराचर वस्तु में व्याप्त है। अब इस पर भी आगे हम आने वाले हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से चीजें रहने वाली हैं। अब देखिए संगीत रत्नाकर में क्या बोला गया है? ब्रह्मा नाद रूपो स्मृत। ये सारंगदेव जी ने बोला है संगीत रत्नाकर में कि ब्रह्मा नाद रूपो स्मृत। परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा नाद स्वरूप हैं। जो परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी हैं वो नाद स्वरूप हैं। क्या है? नाद स्वरूप। संगीत की उत्पत्ति इसी नाद ब्रह्मा से मानी गई है। तो अब संगीत की उत्पत्ति को लेकर के जो विचार बनता है वो यही निकल के आता है कि संगीत की उत्पत्ति इसी नाद ब्रह्मा से हुई है। किससे? नाद ब्रह्मा से। यानी कि जब सृष्टि रची गई तो आपका यहाँ पर संगीत की भी कुछ चीजें यहाँ पर जब इतिहास पढ़ेंगे तो अच्छे से इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए नाट्य शास्त्र में भरत मुनि के द्वारा नाद को लेकर के क्या जानकारी मिलती है, इस पर भी नजर डालेंगे। तो भरत मुनि जी के द्वारा नाट्य शास्त्र में जो हमें जानकारी मिलती है वो ये मिलती है, देखिए बोलने की इच्छा रखने वाली आत्मा। अब ब्रह्मा जी ने क्या बोला है कि जो नाद है यह प्रत्येक चराचर वस्तु में व्याप्त है। तो नाद को आत्मा से यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो प्रत्येक प्राणी के अंदर जो आत्मा होती है, आपको पता है अगर आत्मा शरीर में नहीं होगी तो ये फिर शरीर आपका मृत घोषित हो जाता है, फिर ये कुछ काम का नहीं। तो जो आत्मा होती है वो मन को प्रेरित करती है, यानी कि मन को प्रेरणा देती है। मन के द्वारा वायु अग्नि के संयोग से आपका अग्नि के संयोग से नाभि, हृदय, कंठ, तालु, मूर्धाश होते हुए आपका
नाद बाहर निकल के आता है। तो जो नाद का क्रम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो क्रम आपको भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार दिखाई दे रहा है। भरत मुनि जी ने बोला है नाट्य शास्त्र में कि प्रत्येक जीव के अंदर एक आत्मा होती है, वो आत्मा मन को प्रेरित करती है। उसके बाद वायु और अग्नि के सहयोग से नाभि, हृदय, कंठ, तालु और मूर्धा से होते हुए जो ध्वनि निकलती है वो आपका नाद होता है। तो ये नाद को लेकर के यहाँ पर बोला गया है नाट्य शास्त्र। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको होगी, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। यहाँ से देखिए संगीत रत्नाकर में नाद को लेकर के क्या परिभाषा निकल के आती है। तो जो नाद है संगीत रत्नाकर में सारंग जी बोलते हैं कि जो नाद है वो आपका न और द से मिलकर के बना है। न का मतलब नकार, द का मतलब डकार। तो नकार से आपका प्राण वायु होता है, दकार से आपका अग्नि होता है। यानी कि वही चीज आपकी निकल के आती है जो भरत मुनि ने बोला था, उसी का आप अगर देखें तो एक्सप्लेनेशन कौन दे रहे हैं? सारंग देव जी। ये बोल रहे हैं कि प्राण वायु और अग्नि के सहयोग से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको नाद कहते हैं। यहाँ पर ये परिभाषा दी है नाद की, किसने? सारंग देव जी ने। प्राण वायु अग्नि के सहयोग से जो आवाज या ध्वनि उत्पन्न होती है उसको आपका नाद बोलती हैं। ये किसने बोला है? तो ये सारंग देव जी ने बोला है। यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा सही से लिख लीजिएगा। प्राण वायु और अग्नि के सहयोग से, ठीक है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे नाद कहते हैं। ठीक है, बस इतना सा आप लिख लीजिएगा। ये परिभाषा आपकी निकल के आती है यहाँ पर किसकी? नाद की। ये सारंग देव जी के अनुसार संगीत रत्नाकर में ये चीज बोली गई है। ठीक है, सारंग देव जी ने नाद की ये परिभाषा दी है। अब देखिए इन्होंने भी वही चीज बताई है कि आपका देखिए नाद से आपका वर्ण बनता है, यानी कि आपका कोई आवाज है उससे आपका वर्ण बना, जैसे कि सारेगामा पध नि सा, आपके वर्ण बने। अब देखिए वर्ण से आपका शब्द बना, ठीक है, शब्द से आपका भाषा बना, और भाषा से आप और हम जो पढ़ पा रहे हैं ये भाषा की देन है। पूरा संसार में आपकी भाषा के आधार पर आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार से जो नाद है उसका यहाँ पर विकास हुआ था। नाद से आपका वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से भाषा, और संसार की जो कार्य चल रहे हैं, जो हम आप पढ़ पा रहे हैं, जो भी सरकारी काम हो रहे हैं, जो भी कुछ भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो भाषा के आदान प्रदान के आधार पर ही हो रहा है। अगर भाषा नहीं होगी तो क्या गूंगे बन जाएंगे, कोई किसी की भाषा समझता नहीं है तो फिर वहां पर आप समझिएगा वो गूंगे की तरह ही रहते हैं। तो इस प्रकार से आपका नाद से भाषा तक का सफर आपका यहाँ पर चलता है। किसके अनुसार? यहाँ पर बात हो रही है सारंग देव जी के अनुसार संगीत रत्नाकर में। अब देखिए नाद आपका नद धातु से बना है, ये मैंने आपको बताया था। इसका अर्थ होता है ध्वनि, व्यक्त ध्वनि, ठीक है, अव्यक्त ध्वनि। एक चीज यहाँ पर आप समझना, व्यक्त ध्वनि और अव्यक्त ध्वनि क्या होता है। देखिए व्यक्त ध्वनि तो वो होती है जिसे हम व्यक्त कर सकते हैं, जिसे हम बता सकते हैं, बोल सकते हैं। यानी कि आपका वर्ण हुआ, पद हुआ, वाक्य हुआ, स्वर हुआ, ये क्या है? ये आपकी व्यक्त ध्वनि है। अव्यक्त ध्वनि जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते वो आपकी अव्यक्त ध्वनि होती है। तो नाद का अर्थ ही आपका अव्यक्त ध्वनि होता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ से यहाँ तक नाद को लेकर के छोटी सी बेसिक जानकारी थी। क्वेश्चन याद से आपका नहीं बनेगा, बस आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि नाद का शुरुआत कैसे हुआ और किस प्रकार से भरत जी ने बोला है, सारंग देव जी ने बोला है, और अन्य कलाकारों ने किस प्रकार से आपकी जानकारी दी है। अब लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका यहाँ से बनेगा, नाद के कितने प्रकार होते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए जो नाद है आपका ये दो प्रकार का होता है, आहत नाद और अनाहत नाद। क्लियर? आहत नाद और अनाहत नाद ये दो प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से बनेगा, जो नाद में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें अब हम चलें
आहत नाद पर चर्चा करते हैं अच्छे से। तो देखिए, जो आहत नाद आपको दिखाई दे रहा है, आहत नाद उत्पन्न कैसे होता है? तो देखिए, जो आहत नाद आपका उत्पन्न होता है दो वस्तुओं के आपस में टकराने से या दो वस्तुओं के आपस में घर्षण करने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं? आहत नाद। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, दो वस्तुओं के आपस में टकराने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको आहत नाद कहते हैं। आहत नाद का मतलब होता है आहत होना, यानी कि सुनाई देना। तो दो वस्तुओं के आपस में टकराने से आपका आहत नाद उत्पन्न होता है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा। अब देखिए, जो आहत नाद होता है यह दो वस्तुओं के आपस में टकराने से उत्पन्न होता है। तो एक चीज आप यहाँ पर देखेंगे, जो आपका आहत नाद है, अगर हम शरीर की बात करेंगे तो आपका हृदय, कंठ में आपका देखिए यहाँ से जो आवाज निकल रही है, तो यहाँ पर जो वायु है, अंदर से जो वायु आ रही है वो यहाँ पर इसका घर्षण हो रहा है, तो ये आपस में टकराया तभी आवाज निकल के आई। तो यानी कि घर्षण से या टकराने से जो ध्वनि निकलती है उसी को आपका आहत नाद कहते हैं। अब देखिए, जो आहत नाद होता है यह आपका संगीत उपयोगी होता है, इसी का संगीत में उपयोग किया जाता है आहत नाद का। अनाहत नाद का संगीत के लिए कोई उपयोग नहीं होता है, क्योंकि उसको हम सुन नहीं सकते हैं। आहत नाद को सुन सकते हैं, जिसे अपन सुनेंगे, जिस ध्वनि को सुनेंगे उसी का संगीत में प्रयोग करेंगे। जिसको अपन सुनेंगे नहीं, जिसको सुन नहीं पाएंगे, उसका संगीत के लिए कोई यूज नहीं। तो आहत नाद का संगीत में उपयोग किया जाता है, अनाहत नाद का संगीत के लिए कोई उपयोग नहीं, उस पर भी हम आगे आएंगे। तो ये चीज आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब देखिए, जो आप यहाँ पर एक चीज समझेंगे, हाँ, एक चीज आप यहाँ पर देखेंगे, आपने सुना होगा कि अनाहत नाद होता है वो मोक्ष प्राप्ति का साधन है, यानी कि आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए एक योग साधना के द्वारा अनाहत नाद को सुनते हैं तो मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे आहत नाद की, तो आहत नाद के द्वारा भी भगवान से मिला जा सकता है और भगवान की आराधना करके, भगवान का गुणगान करके, भगवान के लिए गा करके भी भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, मीराबाई। ठीक है, मीराबाई ने आहत नाद से ही भगवान को प्राप्त किया था। तो ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि मीराबाई भवसागर से पार हुई थी, आहत नाद के द्वारा इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की और उनके गुणगान गाए, उनके भजन गाए, उससे इनका उद्धार हुआ। तो आहत नाद को लेकर के यहाँ पर इतनी सी आप जानकारी रखिएगा। ठीक है, इतनी सी आप जानकारी रखिएगा, ये आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बनने वाला है। ठीक है, अब देखिए, आहत नाद से अगर आप बात करेंगे तो सा, रे, ग, म, प, ध, नि, यानी कि आपका जो भी स्वर वगैरह आप देखते हैं ये सभी के सभी किस प्रकार के हैं? तो ये सभी आहत नाद के प्रकार हैं। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे आपसे अनाहत नाद। अब अनाहत नाद के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, अनाहत नाद होता क्या है। तो ऐसा बोला जाता है कि अनाहत नाद नाभि कमल में स्थित होता है। इसको योग साधना के द्वारा तप करके इसको महसूस किया जाता है। तो अनाहत नाद के लिए यहाँ पर कठोर साधना होती है। आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, ऐसा बोलते हैं, ऐसा माना जाता है यह नाभि कमल में स्थित होता है। क्या होता है? आपका नाभि कमल में स्थित होता है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो अनाहत नाद है, ऐसा कहते हैं कि नाभि कमल में स्थित होता है। जब साधु योग करते हैं, साधना करते हैं, तब इसको अच्छी से पहचान सकते हैं। अगर स्टार्टिंग शुरुआत के फेज पर अगर बात की जाए तो कान में उंगली डाल करके या कान में रुई डाल करके
आप रात के टाइम पर थोड़ा सा शांत जब माहौल होता है उस टाइम पर अगर आप सुनेंगे तो थोड़ा सा आपको अपने अंदर से एक महीन सी आवाज़ सुनाई देगी। तो ऐसा बोला जाता है कि वही आपका आर्तनाद सॉरी अनाथनाद होता है। इसको और मतलब अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए बहुत सारी योग होती हैं, साधनाएं होती हैं, उनके माध्यम से इसको अच्छी तरह से सुन सकते हैं। और सुनने के बाद यहाँ पर बोला जाता है कि जो आत्मा होती है वो परमात्मा से इसका कांटेक्ट हो जाता है और यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये एक तरीके से आपकी यहाँ पर बातें बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि इसका जो अनाहतनाद है, अनाहतनाद का संबंध ईश्वर से होता है। ये छोटी छोटी सी चीजें आपको यहाँ पर देखनी चाहिए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आप यहाँ पर देखिएगा, इसका संगीत में प्रयोग नहीं होता है। अनाहतनाद का संगीत में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। एक और चीज, यह मोक्ष प्राप्ति का साधन है। अनाहतनाद आपका यह मोक्ष प्राप्ति का साधन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अनाहतनाद को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, आप इन पॉइंटों को ध्यान रखना। इस प्रकार से अनाहतनाद आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। एक चीज और आप यहाँ पर लिखिएगा, इसे सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, सुन नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं, सिर्फ महसूस किया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका अनाहतनाद यहाँ पर रहने वाला है। अब देखिए, नाद के दो प्रकार जनरली देखने के लिए मिलते हैं, और जो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि नाद के कितने प्रकार होते हैं तो आपको दो ही लगाना है। अगर आपको दो ऑप्शन में ना मिले तब आप आगे जो मैं आपको प्रकार बताने वाला हूं उन पर आप जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब नाद के अलग अलग संगीतकारों ने अपने अपने हिसाब से प्रकार बताए हैं। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि जो नाद होता है वह नाभि से हृदय, कंठ, तालु, मूर्धा के द्वारा बाहर निकलता है। तो सभी ने कुछ संगीतकारों ने इसके प्रकार 5 भी बताए, यानी कि इस प्रकार से बताए। तो जैसे कि आपका मानव देह से नाद उत्पत्ति के 5 स्थान, तो मानव देह से जो नाद उत्पन्न होता है उसके 5 स्थान बताए गए। पहले आप इसको समझिएगा, नाभि, हृदय, कंठ, मस्तक और मुंह। मस्तक आप तालु भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो नाद है वह मानव देह से, हमारी बॉडी से 5 स्थानों से निकल के आता है, और इन्हीं स्थानों से नाद आपका यहाँ पर आता है। तो ये थे। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद संगीतकारों के मत, उस पर ध्यान देना। पाणिनि के अनुसार 8 स्थान बताए गए हैं, हृदय, कंठ, मूर्धा, जिह्वामूल, दांत, नाक, होठ, तालु। इस प्रकार से 8 इन्होंने पाणिनि के द्वारा स्थान बताए गए हैं कि मानव शरीर में, मानव देह में इन 8 स्थानों से नाद निकलता है। यानी कि जिस ऑर्गन का इनको यहाँ पर संबंध होता है उसी का उन्होंने यहाँ पर नाम रख दिया, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपका बनेगा। देखिए, सारंगदेव जी के अनुसार हम बात करेंगे। सारंगदेव जी ने नाद के 5 प्रकार बताए हैं। नाद के कितने प्रकार माने सारंगदेव जी ने? तो 5 प्रकार माने। कौन कौन से? फर्स्ट आपका सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, ठीक है। तीसरा आपका पुष्ट, अपुष्ट और आपका कृत्रिम, ठीक है। ये पुष्ट, अपुष्ट और आपका 5वां कृत्रिम, ये 5 प्रकार सारंगदेव जी ने बताए हैं अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में। तो अब यहाँ से आपको 2 नाम मिले तो आप 5 प्रकार लगा सकती हैं सारंगदेव जी के अनुसार।
अब देखिए सारंगदीप जी के अलावा जैसे कि हम बात करेंगे मतंग जी के बारे में, ठीक है, रामामात्य और अन्य कलाकारों ने क्या माना है, तो इन्होंने भी आपका 5 प्रकार माने हैं, नाद के 5 प्रकार माने हैं। तो नाम क्या क्या दिए हैं, थोड़ा सा नाम पर आप इनको गौर करना। ठीक है, पुष्ट, सॉरी आपका सूक्ष्म, फर्स्ट यहाँ पर सूक्ष्म, दूसरा अति सूक्ष्म, तीसरा व्यक्त, चौथा अव्यक्त और 5वां कृत्रिम। इस प्रकार से मतंग जी, रामामात्य, अन्य जितने भी कलाकार थे उन्होंने 5 माने हैं और सारंगदेव जी ने भी 5 माने, लेकिन नाम बस आप यहाँ पर याद रखना, पुष्ट अपुष्ट की जगह पर मतंग जी ने व्यक्त अव्यक्त नाम दिया है। क्लियर। और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन बनेगा, 100% पूछा जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना। या तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सारंगदेव जी के अनुसार नाद के कितने प्रकार बताए गए, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि सारंगदेव जी के निम्न में से नाद के कौन से प्रकार हैं, कौन से नाम हैं। तो नाम आपका पुष्ट अपुष्ट ये मिलेगा, क्योंकि यही अलग है। और मतंग जी के अनुसार आपका व्यक्त अव्यक्त आपको देखने के लिए मिलेगा। जनरली ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो इन पर थोड़ा सा ध्यान देना और ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान से आपको करना है। अब देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको कंबाइंड है। सूक्ष्म नाभिकमल से, अति सूक्ष्म हृदय में वास करता है, ठीक है। पुष्ट आपका होता है, ये व्यक्तनाद होता है, कंठ में रहता है। अपुष्ट होता है आपका अव्यक्त होता है, ठीक है, तालु से होता है। कृत्रिम आपका मुख से होता है। तो ये जो व्यक्तनाद अव्यक्तनाद है, इसका कॉन्सेप्ट समझना, ये मतंग रामामात्य अन्य सभी कलाकारों के अनुसार दिया गया है, और पुष्ट अपुष्ट सारंगदेव जी के अनुसार दिया गया। यहाँ तक आपका इस प्रकार से जो नाद के प्रकार थे, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, चीजें अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट, आप 3 स्टार लगा लीजिएगा। जो नाद में क्वेश्चन बनेगा वो आपका यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाद के लक्षण, नाद के गुणधर्म। तो नाद की विशेषता भी आप इनको कहते हैं, ठीक है, विशेषता भी इसको बोला जाता है कि नाद की कितनी विशेषता है, नाद की कितनी विशेषता है। तो नाद के लक्षण, नाद के गुणधर्म या नाद की विशेषताएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए फर्स्ट आपका तारता, दूसरा तीव्रता, तीसरा नाद की जाति अथवा गुण। अब इनके अन्य नाम भी ध्यान रखिएगा। जो तारता होता है इसको पिच बोला जाता है, ठीक है, तारता को पिच बोलते हैं। दूसरा नाम ऊंचा नीचापन भी कहते हैं। तीव्रता है, इसको इंटेंसिटी बोला जाता है, छोटा बड़ापन कहते हैं। जो नाद की जाति अथवा गुण है इसको टिम्बर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? तो इसको आपका टिम्बर कहते हैं। अब देखिए फर्स्ट हम बात करेंगे आपका तारता के बारे में। नंबर 1 आपका तारता। देखिए तारता थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। देखिए तारता, इसका मतलब क्या होता है? छोटा बड़ापन, छोटा बड़ापन। अब देखिए बस ऐसे याद रखना, एक चीज याद रखना, तार। क्या याद रखना आपको? तार। तार यानी कि वायर। जब हम तार के द्वारा लाइट का प्रयोग करते हैं, यानी कि लाइट अपन इसमें लेके जाते हैं, करंट का प्रवाह होता है तार में, वायर में। तो जब हम इसमें करंट का प्रवाह करेंगे तो तार को कहाँ पर लगाएंगे? या तो आपको पता है ऊपर लगाएंगे, ऊंची जगह पर लगाएंगे, या फिर इसको सरफेस में लगाएंगे, यानी कि नीचे लगाएंगे। तो बस इससे आप याद रखना, जो करंट वाला तार होता है इसको हम हमेशा या तो आपका ऊपर लगाएंगे, ठीक है, या तो इसको हम आपका हमेशा ऊपर लगाएंगे। जो आपका तार है इसको या तो हम हमेशा आपका ऊपर लगाएंगे या फिर नीचे लगाएंगे। तो ऐसे ही ध्यान देना
ऐसे ही ध्यान देना आपका, इसका क्या बोला जाएगा, ऊंचा नीचापन। ठीक है, ऊंचा नीचापन। ठीक है, तो अगर आप भूल जाएं कि ऊंचा नीचापन कौन सा होता है और छोटा बड़ापन क्या होता है, जो तीव्रता होता है आपका, तीव्रता, इसको आपका छोटा बड़ापन कहते हैं। ठीक है, छोटा बड़ापन। तो बस इस चीज का एक मैंने आपको थोड़ा सा तरीका बताया है याद करने का, इससे आप इसको भूलेंगे नहीं। अब देखिएगा, जो आपका नाद होता है, जो तारता होता है, इसके द्वारा क्या होता है, जैसे कि आप समझिएगा, आवाज होती है, आवाज, पुरुषों की आवाज और महिलाओं की आवाज में जो अंतर होता है वो इसी तारता के कारण होता है। क्यों, देखिए, पुरुषों की आवाज मोटी होती है, महिलाओं की आवाज पतली होती है। तो जो पुरुषों की आवाज मोटी होती है, क्यों होती है, क्योंकि उसमें आपका जो आंदोलन संख्या होता है वो थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, महिलाओं की आवाज थोड़ी सी पतली होती है क्योंकि उसकी तारता ऊंची होती है। तो जो आपका तारता होता है या आंदोलन संख्या या आंदोलन या फिर आपका आवृत्ति, तारता आपका आवृत्ति और आंदोलन संख्या पर निर्भर करता है। अब निर्भर किस प्रकार से करता है समझिए, जैसे कि आपका तारता है, ठीक है, आपका पिच है, पिच आप समझते हैं, वॉइस ऑफ टोन। ठीक है, आपका पिच है और आपका आवृत्ति है, आवृत्ति आपका आंदोलन संख्या। ठीक है, अगर हमने आवृत्ति को बढ़ा दिया तो आपकी तारता भी बढ़ जाएगी। ठीक है, आवृत्ति को बढ़ाया यानी कि आंदोलन संख्या को बढ़ाया तो आप तारता भी बढ़ जाएगी। तो आवृत्ति अधिक होने से महिलाओं की आवाज पतली होती है, अगर हमने आवृत्ति को कम कर दिया तो तारता भी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी से आपका जो पुरुषों की आवाज मोटी होती है उसी का कारण होती है। क्लियर, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। जो क्वेश्चन आपको बनेगा वो आपका यहाँ से बनेगा। ठीक है, तारता आपकी आंदोलन संख्या आवृत्ति पर निर्भर करती है, ये इसका मेन पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए एक चीज आप ध्यान रखना, जैसे कि आपका मध्य सा है, एक आपका तार सप्तक का सा है। अब मध्य सा की आंदोलन संख्या कितनी है, 240, तार सा की आंदोलन संख्या 480 है। अब देखिए मैंने आपको बताया जब आंदोलन संख्या अधिक होगी यानी कि आपकी आवृत्ति अधिक होगी तो तारता कैसी होगी, तारता भी आपकी अधिक होगी। तो जो तारसा की तारता है या पिच है वो क्या होगी, आपकी अधिक होगी। ठीक है, तारता आपकी अधिक देखने के लिए मिलेगी, किसकी अपेक्षा, मध्य सा की अपेक्षा। तो मध्य सा की तारता कम होगी। तो ये क्यों है, क्योंकि तारता आपकी आंदोलन संख्या पर निर्भर करती है। आंदोलन संख्या जितनी अधिक होगी तारता उतनी ही अधिक होगी, आंदोलन संख्या कम होगी तो तारता भी आपकी जो पिच है आपकी वो कम होगी। तो ये आप इसको अच्छे से समझ लेना, ये आपका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकल के आएगा तारता और पिच को लेकर के वो इस प्रकार से यहाँ पर निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज आप ध्यान रखना, जैसे आपका तबला होता है, जब तबला यहाँ पर रखा जाता है गर्मियों के समय में तो आपको पता होगा कि इसका जो किसका बना होता है, खाल का, खाल इस पर लगी होती है तो गर्मी में खाल क्या होती है, पिघलती है। ठीक, अगर इसी को सर्दी में अपन रखते हैं, जैसे कि आपका सर्दी में जब तबले को रखा जाता है तो उसको खोल के रख देते हैं, क्यों, क्योंकि वो फट जाता है, सुकड़ जाता है। तो ये भी कुछ फैक्टर होते हैं जो आपका टेम्परेचर के आधार पर इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तारता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी कुछ चीज़ें रहती हैं आपकी। तो इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपका देखिए तारता को लेकर के कुछ यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ आपके पॉइंट। देखिए गाने बजाने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह ऊंची या नीची होती है। अपन कुछ भी गाते हैं या बजाते हैं तो आवाज कैसी होती है, ऊंची होती है या फिर नीची होती है। ठीक है, अब देखिए नीची ध्वनि जो होती है वो मोटी आवाज होती है, पुरुषों की आवाज होती है मोटी। ऊंची ध्वनि पतली होती है, महिलाओं की आवाज कैसी होती है, तो पतली होती है। अब देखिए जो आपका तारता होता है, अब ये हमें पहचानने के लिए और इसको नापने के लिए मापने के लिए क्या किया जाता है, एक वाद्य होता है आपका सोनोमीटर। ठीक है, सोनोमीटर के द्वारा हम तारता को माप सकते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जो तारता होता है आवृत्ति आंदोलन संख्या पर निर्भर करता है, मैंने आपको बता दिया। आवृत्ति जितनी अधिक होगी तारता उतनी ही अधिक होगी।
जैसे कि आपका मध्य सा की अनुलोम संख्या 240, तार सा की 480, तो मध्य सा की अपेक्षा तार सा की तारता अधिक होगी। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। दूसरा, अब देखिए, अब मध्य सा तारता से मोटी आवाज होगी, ठीक है। तार सा से आपका कैसा होगा, मोटी आवाज का होगा, मध्य सा, तार सा कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज आप यहाँ पर देखिए, जो तत्वाद्य होते हैं यानी कि जो तार वाले वाद्य होते हैं उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, तार को दोगुना लंबा करने से आवृत्ति आधी हो जाती है। जैसे कि आपका कोई तार है, वो इतना लंबा है, अगर इसकी लंबाई को हमने डबल कर दिया, यहाँ तक कर दिया यहाँ की बजाय, तो जो तारता है वो आधी हो जाएगी, ठीक है, आधी हो जाएगी। क्यों आधी हो जाएगी, क्योंकि आपका जो आंदोलन संख्या है वह इसकी जो आवाज है वो दूर तक नहीं जाएगी, क्योंकि लंबाई वाले तार की आवाज कम रहती है, ठीक है, एक चीज समझना। अब देखिए, लंबाई समान होने पर खिंचाव बढ़े तो आवृत्ति वर्गमूल में बढ़ती है। क्लियर, आगे हम इसमें बात करेंगे। अब देखिए, ये लकड़ी में तारता का क्या प्रभाव पड़ता है, जो लकड़ी होती है ना उस पर तारता का क्या प्रभाव होता है। तो देखिए, डंडे की लंबाई आधी करने पर आवृत्ति चौगुनी हो जाएगी। जैसे कि कोई डंडा है, लकड़ी वाले वाद्य होते हैं, अगर इतना बड़ा है, अगर इसको यहाँ तक कर दिया तो इसकी आवृत्ति ज्यादा हो जाएगी, यानी कि इससे जो साउंड निकलेगा वो ऊंचा निकलेगा, दूर तक जाएगा, तो ये इसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर डंडे की मोटाई बढ़ाने पर आवृत्ति भी बढ़ती है। अगर डंडा है आपका इतना मोटा है, ठीक है, इतना मोटा है अगर डंडा आपका इतना सा, अब इसको हमने इतना सा कर दिया या इतना सा कर दिया, तो इसका क्या है, आवृत्ति बढ़ जाएगी। आवृत्ति बढ़ जाएगी तो तारता भी बढ़ जाएगी, इस चीज का ध्यान देना। नेक्स्ट, अब देखिए, पर्दे के पक्ष में, अब पर्दे के पक्ष में क्या रहता है तारता का प्रभाव। गोल पर्दा में मोटाई, घनत्व या व्यास बढ़ाने पर आवृत्ति घटती है। अगर पर्दा है, गोल पर्दा है, तो उसकी अगर मोटाई अपन बढ़ा देंगे, उसका घनत्व या उसका व्यास बढ़ा देंगे तो आवृत्ति घट जाएगी, तो उसकी तारता भी घट जाएगी। इस चीज ध्यान देना। आवृत्ति बढ़ने से तारता पर क्या प्रभाव पड़ता है पर्दे के पक्ष में, तो आपका घट जाता है। क्लियर। अब देखिए, घंटी, अब घंटी आप समझ रहे हैं, जो घनवाद्य होते हैं, घनवाद्य होते हैं, जैसे कि आपका घंटा होता है मंदिरों में लगा रहता है, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, घंटे की दीवारों की मोटाई बढ़ाने से और मुंह की गोलाई बढ़ाने से आवृत्ति घटती है। अगर आप देखेंगे, जो मोटे मोटे ऐसे ऐसे जो घंटे लगे होते हैं मोटी दीवारों वाले, उनकी आवृत्ति कम होती है, उनकी आवृत्ति कम होती है, तो उनकी आवाज भी ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है। इसलिए जो घंटे का जो मुंह होता है नीचे वाला, थोड़ा सा सकरा रखा जाता है, और जो उसकी दीवार होती है उसको थोड़ा पतला रखा जाता है, इसलिए आवाज दूर तक जाती है, उसकी आवृत्ति दूर तक जाती है। चीज ध्यान रखना। अब सुसर वाद्य के पक्ष में, जैसे कि आपका बांसुरी हुआ, सुसर वाद्य आपका बांसुरी हुआ। अब बांसुरी में क्या होता है, देखिए, छिद्रों के मध्य दूरी बढ़ने से आवृत्ति कम हो जाती है। जैसे कि आपका बांसुरी है, इस प्रकार से आपका बांसुरी, अगर इनके जो छिद्र हैं उस प्रकार से इतनी दूरी पर है, अगर इनके छिद्रों के मध्य अगर इस दूरी को बढ़ा देंगे अपन, अब यहां से हमने क्या किया, हमने इसकी दूरी को बढ़ा दिया, यानी कि इसको यहां से हटा दिया और इसको भी हटा दिया, तो इतनी दूरी पर हमने इसको कर दिया छिद्रों को, तो आवृत्ति कम हो जाएगी। आवृत्ति कम हो जाएगी तो तारता भी कम हो जाएगी, और जो आवाज है वो दूर तक नहीं जा पाएगी। तो इस प्रकार से आपका जो यहाँ पर रहने वाला है, यहाँ पर आपका जो तारता है तत्वाद्य में किस प्रकार से होती है, घन वाद्य में किस प्रकार से होती है, और सुसर वाद्य में, इस सभी प्रकार से आपका क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान पूर्वक समझिएगा। क्लियर। अब देखिए, तारता के बाद आता है आपका तीव्रता। उससे पहले थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं, जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है, जैसे कि नॉर्मल आवाज के लिए हम 16 हर्ट्ज से लेकर के 38,000 की आवृत्ति की ध्वनियों को अपन सुन सकते हैं नॉर्मल। अगर म्यूजिक में बात करेंगे तो आपका देखिए 40 हर्ट्ज से लेकर के 4000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को अपन सुन सकते हैं, ये म्यूजिक के कॉन्सेप्ट में, ठीक है।
तो इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। सिंपल है बट आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे तीव्रता। नेक्स्ट, तारता के बाद आता है आपका तीव्रता। तीव्रता को इंटेंसिटी बोला जाता है। इसका मतलब होता है आपका छोटा बड़ापन। ठीक है, क्या होता है? छोटा बड़ापन। अब छोटा बड़ापन किस प्रकार से होता है थोड़ा सा बात करेंगे। इसी को आपका प्रबलता अबलता भी कहते हैं, ये भी नाम आपको मिल सकता है। प्रबलता, अबलता, तीव्रता, इंटेंसिटी, छोटा बड़ापन, ये सभी क्या है? ये तीव्रता के ही नाम है। अब देखिएगा, जो तीव्रता है आपका, तीव्रता इसका मतलब होता है आपका छोटा बड़ापन। छोटा बड़ापन। अब देखिए, तारता था आपका ऊंचा नीचापन, यानी कि ऊंची आवाज और नीची आवाज। ऊंची आवाज यानी कि आवृत्ति आंदोलन संख्या ज्यादा होगी तो आवाज ऊंची जाएगी, और आंदोलन संख्या कम होगी, आवृत्ति कम होगी तो आवाज नीची रहेगी। यानी कि आपका सा से अपन जाएंगे सा रे गा मा पा धा नी सा, तो आवाज कैसी हो जाती है? ऊंची होती जाती है। तो एक तो कॉन्सेप्ट था तारता का, अभी ये कॉन्सेप्ट है आपका तीव्रता का। अब देखिए, तीव्रता में होता है आपका छोटा बड़ापन। तो जो छोटा होता है और बड़ा होता है उसका मतलब क्या होता है? जैसे कि आप देखिएगा, आपका तबला है, ठीक है, यहाँ पर आपका तबला इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब इसमें आप क्या करेंगे, इस पर जब आप आघात करेंगे, यहाँ पर जितना जोर से आघात करेंगे ध्वनि उतनी दूरी तक जाएगी। ठीक है, जितना कम आप आघात लगाएंगे, कम जोर लगाएंगे, कम ताकत से आप इस पर आघात करेंगे तो ध्वनि कम दूरी तक जाएगी। तो इसका मतलब होता है कि आपका यह ध्वनि का छोटापन है अगर आघात कम हुआ तो, अगर जोर से आघात हुआ तो इसका मतलब हुआ ध्वनि का बड़ापन, यानी कि ध्वनि दूर तक जा रही है, ध्वनि बड़ी हो रही है। और अगर इसका आपका कम आघात हुआ तो ध्वनि आपकी छोटी रहेगी। तो जिस प्रकार से आप समझिएगा, जैसे कि कोई तालाब है, तालाब में आपका पानी भरा हुआ है, अगर उसमें हम आपका थोड़ी दूरी से उसमें कंकड़ डालेंगे तो उसके जो बुलबुले टाइप के बनते हैं ना, वो कम दूरी तक जाते हैं। अगर हमने बड़ा पत्थर और जोर से डाला, ऊपर से डाला, तो उसका जो बुलबुले टाइप के हैं जो सर्कल सर्कल से बनते हैं वो दूर तक जाते हैं। यानी कि आपका जो कम अपने आघात लगाया, कम दूरी से लगाया तो आपका वह छोटा रहा, और बड़ा डाला तो बड़ी दूरी तक गया। तो इसका मतलब यही होता है कि जो आपका तीव्रता होता है, अगर इस पर अपन जोर से आघात करेंगे तो आपका तीव्रता बड़ा होगा, धीरे आघात करेंगे तो छोटा होगा, बस। तो यहाँ से आपकी चीज निकल के आती है। एक चीज आपको ध्यान रखिएगा कि जो तीव्रता है, तीव्रता आपका आघात शक्ति पर, आघात शक्ति पर, ठीक है, या फिर आपका कंप विस्तार पर, जो कंपन का विस्तार होता है, जो मैंने आपको बताया था, कंप विस्तार पर निर्भर करता है। तीव्रता, इंटेंसिटी आघात शक्ति पर और कंप विस्तार पर निर्भर करता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। कंप विस्तार जितना कम होगा छोटापन कहलाएगा, कंप विस्तार जितना ज्यादा होगा वो आपका बड़ापन कहलाएगा। तो छोटा बड़ापन आपका तीव्रता का इस प्रकार से रहता है। क्वेश्चन आपका क्या बनेगा? इतना सा बनेगा, तीव्रता को क्या कहते हैं? तो इंटेंसिटी बोलते हैं। तीव्रता का दूसरा नाम छोटा बड़ापन, तीसरा नाम प्रबलता अबलता, इनमें से पूछा जाएगा। दूसरा बनेगा कि आपका तीव्रता किस पर निर्भर करता है? आघात शक्ति पर, कंप विस्तार। ठीक है, अब देखिए, हम किसी स्वर को जोर से भी गा सकते हैं, धीरे धीरे भी, यही तीव्रता होता है। तीव्रता आघात शक्ति या कंप विस्तार पर निर्भर करता है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो नाद की दूसरी विशेषता यहाँ पर कंप्लीट होती है। आप ये भी लिख सकती हैं, यह नाद का दूसरा लक्षण है। ठीक है, या नाद का दूसरा विशेषता है। क्लियर? नाद का दूसरा गुण है। अब नाद का तीसरा लक्षण क्या हुआ? नाद की तीसरी विशेषता या नाद का तीसरा लक्षण क्या हुआ? आप देखिएगा, ये होता है आपका नाद का जाति। नाद का जाति। अब देखिए, जाति, इसी को आपका गुण भी बोलते हैं। इसका इंग्लिश नाम है आपका टिम्बर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? टिम्बर। अब देखिए, इसका काम क्या होता है? आप देखते हैं, एक जगह आप कहीं पर गए होंगे, एक साइड आपका तबला बज रहा है, दूसरी साइड आपका सितार बज रहा है। तो अगर आपकी आंखों को अगर बंद कर दिया जाए, तब भी आप आंख बंद करके भी ये बता सकते हैं
कि तबला इस साइड बज रहा है, सितार इस साइड बज रहा है। ये किस कारण होता है? तो ये नाद की जाति और नाद के गुण के कारण ही हम ये बता पाते हैं कि इस साइड तबला है, ये साइड आपका सितारा बज रहा है। या और कहें, आवाज आपका मनुष्य का होता है, आवाज आपका जानवर का होता है। तो आंख बंद करके मनुष्य की आवाज और जानवर की आवाज में जो हम अंतर कर पाते हैं, वह नाद की जाति के कारण, नाद के गुण के कारण ही हम कर पाते हैं। तो जो नाद की जाति और गुण होते हैं वह आपका सहायक नादों पर निर्भर करते हैं। किस पर? सहायक नाद पर। तो जो सहायक नाद होता है वह किसी भी वाद्य से निकलते हैं। वाद्य पर कुछ भी आपका तबला बजा तो तबले की आवाज अलग होती है, सितार की आवाज अलग होती है। तो वहां से जो सहायक नाद निकल के आते हैं उसी से हम ये चीज पहचानते हैं कि ये तबला है, ये सितार है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिएगा जो नाद का तीसरा गुण है जाति लक्षण टिम्बर, ये आपका सहायक नाद पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी भी वाद्य या जानवर की आवाज में जो हम अंतर कर पाते हैं वह नाद की इसी गुण के कारण, नाद की इसी जाति के कारण, इसी लक्षण के कारण हम उसमें अंतर कर पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर जो नाद था, उम्मीद करता हूँ आपको सारी की सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। कुछ भी कहीं भी आपको कोई समस्या हो उसमें चैट बॉक्स ओपन है, चैट कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई आपका जो डाउट है वो क्लियर नहीं होता है तो आपको यहाँ पर नंबर चल रहा है, नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन हमारा आज का फर्स्ट क्लास था अच्छा लगा होगा। कुछ भी क्लास को लेकर के आपको सुझाव देना हो या आपको लगता है कि सर ये थोड़ी सी यहाँ पर सुधार किया जाए तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा, तो हम कोशिश करेंगे। आपका सुझाव हमारे लिए सर्वोपरि है। जैसा आप सुझाव देंगे उस पर देखा जाएगा, सभी के लिए सही है तो हम उस पर अमल जरूर करेंगे। तो इस प्रकार से चीजें आपकी रहने वाली हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे। सभी प्यारे साथी तैयारी करते रहिएगा और इसी प्रकार से क्लासेज आपकी रेगुलर रहने वाली हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।